नमस्कार दर्शकों, ये है मेरा इंडिया कार्यक्रम में मैं शिवानी ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उज्जैन जा रही हूँ। उज्जैन शहर मध्य प्रदेश का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन को महाकवि कालिदास के रूप में भी जाना जाता है। उज्जैन में 12 वर्ष पश्चात सिंहस्थ महाकुंभ मेला भी लगता है। और हाँ, सबसे खास बात, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विद्यमान है जो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेकों प्राचीन और धार्मिक इमारतें अभी भी अपने मूल स्वरूप में मौजूद हैं। तो दर्शकों, आइए चलते हैं उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है जो राजा विक्रमादित्य की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसे महाकवि कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात सिंहस्थ महाकुंभ होता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विद्यमान है जिन्हें महाकाल कहा जाता है। उज्जैन पुनः एक धार्मिक नगरी है। पर्यटन का एक बड़ा केंद्र होने के कारण इस शहर का विकास काफी तेजी से हुआ। यहाँ पर अनेकों ऐतिहासिक और धार्मिक इमारतें अभी भी अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं। जंतर मंतर एक लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि जंतर मंतर को 17वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने बनवाया था। दर्शकों, ये है मेरा इंडिया कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात प्रगतिशील किसान से करवाते हैं। मेरे साथ आपने भी उज्जैन शहर की यात्रा की और अब मैं जा रही हूँ घटिया। वहाँ पर मैं एक प्रगतिशील किसान अश्वनी सिंह चौहान से मिलवाने वाली हूँ। अश्वनी सिंह चौहान नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर अच्छी खेती कर रहे हैं। निश्चित ही ये एक अच्छा उदाहरण है। तो आइए चलते हैं घटिया और आपको मिलवाते हैं प्रगतिशील किसान अश्वनी सिंह चौहान से। घटिया तहसील में पिपलियामा गांव के किसान अश्वनी सिंह चौहान के खेत पर मैं आ पहुंची हूँ। यहाँ पर विभिन्न फसलों की खेती देखने को मिली। तो आइए जानते हैं अश्वनी सिंह चौहान से उनकी खेती के बारे में। उज्जैन शहर के पास पिपलियामा गांव की युवा किसान अश्वनी सिंह चौहान ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी करने के बजाय खेती करने का निर्णय लिया। आज अश्वनी सिंह चौहान के पास 9 हेक्टेयर जमीन है और उन्होंने अंतर्वर्तीय फसल पद्धति को अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। 1 हेक्टेयर में कागती नींबू का बगीचा लगाया है जिसमें 323 पौधे हैं। उचित देखरेख और खाद की व्यवस्था से अब तक 6 लाख का मुनाफा हो चुका है। अश्वनी सिंह द्वारा समय समय पर नींबू के बगीचे में पपीता, हल्दी और अदरक की फसल लगाकर अंतर्वर्तीय फसल पद्धति का अच्छा उदाहरण पेश किया है। उचित देखरेख, खाद और पानी की व्यवस्था यदि सही तरीके और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर की जाए तो निश्चित ही नींबू की फसल अच्छा मुनाफा दे सकती है। आधुनिक खेती में पारंगत किसान अश्वनी सिंह चौहान को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। उनके द्वारा पहली बार जौ की खेती की गई। वैसे देखा जाए तो मालवा के किसानों द्वारा जौ की खेती बहुत कम की जाती है, लेकिन अश्वनी सिंह ने उसे एक उत्तम पशु आहार के रूप में लिया है और जौ का दलिया पशुओं में
दूध का उत्पादन बढ़ाने में बहुत अच्छा माना जाता है। जौ की फसल को हरे चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारा नींबू का बगीचा है। ये नींबू का बगीचा हमने आज से 5 साल पहले कागदी नींबू की एक वैरायटी है जो काफ़ी फेमस है, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर ये नींबू की फसल जो है बहुत अच्छी डिमांड रहती है। ये बगीचा हमने 5 साल पहले लगाया था और इसका डिस्टेंस हमने 18 बाई 18 रखा है। और जब ये बगीचा लगाया था उस टाइम पे इसके अंदर हमने इंटर क्रॉपिंग भी ली थी, ताकि ये फसल जब हमारी फ्रूटिंग पे आए और जब हमको इससे इनकम स्टार्ट हुए तब तक हम लोग इसका खर्चा कैसे निकाले। तो मैंने इसके अंदर इंटर क्रॉपिंग के अंदर पपाया का प्लांटेशन किया था और पपीते से अच्छा मुनाफा कमाने के बाद जब ये पौधे का डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद तब तक हमारी नींबू की फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हमने पपीता बंद करके अब इंटर क्रॉपिंग के अंदर हम मक्का, अरहर और दूसरी फसल जैसे अलसी है, अरहर है, मक्का है, ये ले रहे हैं। और बस 1-2 साल बाद जब ये बगीचा एक साथ मिल जाएगा तो इसके अंदर हल्दी और अदरक की खेती करना स्टार्ट कर देंगे। ये सब तकरीबन 1 हेक्टेयर का बगीचा है और 1 हेक्टेयर के बगीचे के अंदर 18 बाई 18 के डिस्टेंस पे ये 323 पौधे लगाए हैं हमने। कुछ एरिया हमने अलग क्रॉप्स के लिए भी छोड़ा है। वैसे तकरीबन 1 हेक्टेयर के अंदर 100 पौधे के आसपास होते हैं, 400-450 पौधे आने चाहिए, लेकिन हमने 323 पौधों का प्रॉपर प्लांटेशन किया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली किसान अनभिज्ञ होते हैं जो पहली बार बगीचा लगाते हैं, और नॉर्मली किसानों को कोई ना कोई पौधे बेचने वाले बेच के कुछ भी निकल जाते हैं। कभी भी आप नींबू का बगीचा लगाएं, बहुत अच्छी फसल है। इसमें कोई भी किसी प्रकार के कोई भी जानवरों का, आवारा पशुओं का, जंगली जानवरों का कोई नुकसान नहीं है। एक तो साइट्रस वैरायटी से आता है, ये भारत के किसी भी क्षेत्र के किसी भी जलवायु के अंदर उगाया जा सकता है, जहाँ पानी अधिक हो, जहाँ पानी कम हो, पहली बात। दूसरी बात, इसको आपका अगर बगीचे को लगाना है, ख़रीदना है तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ख़रीदें। मेरी राय है ICR का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, साइट्रस रिसर्च सेंटर नागपुर में है, आप वहाँ से पौधे मंगवाएं। हमने वहीं से कागदी नींबू की वैरायटीज़ मंगाई है और तकरीबन 4 साल से मैं इसके अंदर फ्रूटिंग ले रहा हूँ। इस साल मैंने 323 पौधे में 3,45,000 रुपये का नेट प्रॉफिट खर्चा काट के निकाला है। बहुत अच्छी फसल है, न बकरी, गाय, भैंस कोई भी इसको नहीं खाता है और इंसान भी इसका ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। तो एक प्रकार से जो किसान हैं, जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे नीलगायों का प्रकोप है, सुअरों का प्रकोप है, आवारा गायों का प्रकोप है, तो वो कागदी नींबू का प्लांटेशन पे जा सकते हैं। और स्टार्ट में हमने इसका पौधा मंगवाया था। पौधा हमने लगाने के बाद इसमें ड्रिप सिस्टम, सरकार की कुछ स्कीमें ली। सरकार की स्कीम है, पौधे से लेके, ड्रिप से लेके, खाद से लेके सब तक 3 साल तक का पूरा एक पैकेज रहता है। आप उसके अंदर ऑनलाइन पंजीयन करा के और आप चाहें तो कोई भी लगा सकते हैं, फ्री फॉर ऑल है। जब हमने नींबू के बारे में ये जब लगाना, तब हमने 1 बाय 1 के खड्डे खोदे थे। 18 बाई 18 के डिस्टेंस में हमने ये खड्डे खोदे। 1 बाय 1 के खड्डे के अंदर हमने पकी हुई गोबर की खाद, नीम की खली और ट्राइकोडर्मा पाउडर डाला। ट्राइकोडर्मा पाउडर डालने के बाद हमने उन खड्डों को वापस से बंद कर दी। पूरी गर्मी खुला रहने दिया। खुला रहने के बाद बरसात आने के पहले उन खड्डों को बंद कर दिया और जब बहुत अच्छी बरसात हो गई 15 अगस्त के आसपास हमने उन खड्डों को एक मार्किंग कर दी थी लकड़ी से और उन खड्डों को वापस से खोद के और उनके अंदर हमने जो प्लांटेशन किया। और प्लांटेशन करने के बाद समय समय पे उनको निंदाई गुड़ाई और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते रहे। हाँ, फर्स्ट साल जब हमने वो फसल लगाई तो ऐसी कोई भी फसल नहीं लगाई जो नींबू के पौधे से ऊपर जा रही है। तो इस प्रकार की फसलें लगाई, जैसे अलसी है, छोटी है, मेथी है, इस प्रकार की फसल लगाई। सेकेंड ईयर के अंदर जब ये ग्रोन हो गए तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इसके अंदर गेहूँ लगा सकते हैं। आप इसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर बगीचे के साथ बगीचा ले सकते हैं। और वैसे नींबू के साथ अगर कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है तो पपीते का जाता है। ना तो पपीते का वायरस नींबू में आता है और ना ही नींबू का वायरस पपीते में आता है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर पपीता आपको फास्टेस्ट पैसा देता है, जल्द से जल्द रिकवर। मतलब 1 हेक्टेयर किसी छोटे किसान के लिए मायने रखता है। उस ज़मीन को अगर वो साल, 2 साल, 3 साल के लिए छोड़ दे तो उसका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाते हैं, उसकी आमदनी के जरिए बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए आप पपीता ले सकते हैं। पपीता मैंने इस 1 हेक्टेयर के अंदर इंटर क्रॉपिंग के अंदर 9 लाख रुपए की फसल बेची, जिसमें 3 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ था। वो भी स्पेल में हुआ था। खर्चे को देख के किसान भाई घबराए नहीं, वो भी टुकड़ों में हुआ था। पौधे आए,
न्यूट्रिशन दिया, खाद दिया, एक फसल बिक गई, फिर वापस फल आया, फिर टूटता गया। इस प्रकार से मेरे को इस 1 हेक्टेयर नींबू के बगीचे के अंदर 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये आज आप हमारे जिस खेत में खड़े हुए हैं, यहाँ पे जौ जिसको इंग्लिश में बारले भी बोलते हैं, जौ की वैरायटी लगाई है। हालांकि मालवा रीजन के अंदर जौ की खेती कोई नहीं करता है। मतलब पूरे मालवा रीजन के अंदर मुश्किल से मेरे जहाँ तक पहचान है वहाँ तक शायद 3 या 4 फार्मर्स या 5 फार्मर जो जौ लगाते हैं। ये जौ क्यों लगाया है, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जो किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हैं वो लोग पशु चारे के लिए बरसिम है, रिचका है, काफ़ी सारी वैरायटी लगाते हैं। लेकिन ये एक वैरायटी है JB1, ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की रिसर्च वैरायटी है, इसको लगाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसको बोने के बाद आप 2 बार तो इसका कटाव ले सकते हैं। कटाव लेके गायों के लिए ग्रीन फॉडर या भैंसों के लिए ग्रीन फॉडर में काम में ले सकते हैं। और लास्ट में जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये देखिए इसके अंदर टोटल उम्बियाँ और बालियाँ आ गई है। इस जौ को हम कटवा के और बाद में पशु आहार के रूप में काम लेंगे। आज जो हम बाज़ार से पशु आहार, खली वगैरह ये सब लाते हैं, सब मिलावट है इसके अंदर। कोई बालू रेती डाल देता है, कोई लकड़ी का बुरादा डाल देता है और इस प्रकार से किसानों को देता है। जब हमारे पशु या हमारी गौ माता इस खली को खाती हैं तो बीमार होती हैं, उनके पेट में मिट्टी जाती है, कीड़े बनते हैं। इसलिए हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल के हिसाब से ये जौ लगाया है बारले, और इसके सीड को हम बाद में एज अ पशु आहार इसको मोटा दलिए की तरह पीस के गायों को देंगे। तो जो जौ की तासीर होती, कहते हैं ठंडी तासीर होती है, जो पुराने बुजुर्ग लोग के गए, तो जौ खाने से गायें दूध पे या भैंसें दूध पे बढ़ती है। तो ये रीज़न है कि हमने अब इस साल से बारले पे भी, जौ पे भी काम करना स्टार्ट किया है। और एक ये बहुत अच्छा विकल्प है पशु आहार का, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वाले किसानों के लिए उनका पैसा भी बचेगा और दूध की आमदनी भी बढ़ेगी। ये जितने भी किसान हैं ये बाज़ार से जो बीज लाते हैं वो बीज नहीं होता है, वो अनाज बोते हैं। और यही परिपाटी को बदलना है, हमें अनाज नहीं बोना है, हमें बीज बोना है। अब आप पूछेंगे अनाज और बीज में क्या फ़र्क है? विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च कराया हुआ बीज ब्रीडर से फाउंडेशन, और फाउंडेशन से F1 से F2 होता है, वो होता है बीज। किसी भी प्रमाणित सीड सोसाइटी के अंदर उसे उत्पादन किसानों के द्वारा किसानों के लिए किया जाता है, वो बीज होता है। और जो 10 से 12 बार बोया गया अनाज जो मंडी में बिकता है, उसको आप खरीद के बीज कह के बोते हो, तो उससे निश्चित ही आपका उत्पादन भी नहीं आता है। साथ में उन बीजों के साथ में, उस अनाज के साथ में इतनी सारी खरपतवार आती है जो आपको आर्थिक स्थिति से कमज़ोर करती है। उस खरपतवार को ख़त्म करने के लिए आपको पैसा लगता है, आप उसके अंदर पेस्टिसाइड डालते हैं, लेबर लगाते हैं। इसलिए किसानों से ये भी विनम्र निवेदन है कि कभी भी प्रथम बार ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है तो 5 हेक्टेयर का बीज खरीद के लाएं। कम से कम 1 से 2 एकड़ का बीज खुद लाएं, खुद का इस वर्ष तैयार करें और अगले वर्ष उस बीज को अपने ही खेतों के अंदर उगाएं। इससे आपका जो आर्थिक स्थिति और आपके एक आर्थिक बोझ अलग से आ रहा है वो होना बंद हो जाएगा। मैंने मात्र 2 एकड़ का एज ए ट्रायल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की रिसर्च वैरायटी मंगाई है। इस वर्ष मुझे बीज भी मिल जाएगा और इसका पूरा प्रैक्टिकल मिल जाएगा कि ये किस प्रकार से उत्पादन किया है, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, किस प्रकार से ये अच्छा रहा है। तो ये सबसे पहले हम किसी को सजेशन देने से पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने ये 2 एकड़ का लगाया है और ये फर्स्ट टाइम लगा है मेरे क्षेत्र में। आई थिंक उज्जैन ज़िले के अंदर इस प्रकार की कोई वैरायटी किसी किसान ने लगाई है, और ये इस साल हम आपको बता पाएंगे नेक्स्ट ईयर कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है। ये अंतर्वर्गीय फसल के बारे में आपने सुना होगा। अंतर्वर्गीय फसल के बारे में हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, किसान भाई लोग अंतर्वर्गीय फसल, अंतर्वर्गीय फसल। तो अंतर्वर्गीय फसल क्या है मैं बताता हूँ कि ये सहजन का बगीचा है। सरजना, मोरिंगा या ड्रम स्टिक, 3 चीज़ होती है। सहजन का बगीचा जो हमने लगाया है ये 8 बाई 12 के डिस्टेंस पे, दूरी पे लगाया है। अब ये अंतर्वर्गीय फसल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सरजना हाई वैल्यू हाई प्रोटीन क्रॉप है
जो कुपोषण को हटाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। बैतूल ज़िले में आदिवासी बेल्ट में जहाँ कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए इससे अच्छा कोई पौधा नहीं है और इसे न्यूट्रिशन डायनामाइट भी बोलते हैं। पश्चिमी देशों में इसका नाम न्यूट्रिशन डायनामाइट है। ये ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी गर्भवती महिलाओं के लिए और इवन अब आंगनवाड़ियों के अंदर जहाँ पे सरकार बच्चों को दूध नहीं पहुँचा पा रही वहाँ पे सहजन की पत्ती का काढ़ा, सहजन की पत्ती खाने में और सहजन पत्ती का रस पिला रही है। तो ये कुपोषण से बच्चे मुक्त पा रहे हैं। इसी के अंदर हमने एक रिसर्च वैरायटी IARI डॉक्टर साईं प्रसाद साहब की एक वैरायटी है 8713 पूसा मंगल और एक 8759 तेजस, ये 2 वैरायटी अलग अलग फील्ड में लगाई है। सहजन की फली के नीचे किसी भी प्रकार की फसल हो सकती है, कोई भी फसल, इसकी छाया से कोई नुकसान नहीं होता है। इसके पत्ते, फूल, जड़, तना, लकड़ी सबसे दवाइयाँ, खाद बीज, तेल और न्यूट्रिशन बनाया जाता है। तो ये एक जीता जाता उदाहरण है। इससे 2 फायदे हैं किसानों को, आपकी फसल तो हो ही रही है, साथ में ये फसल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। इसकी पत्तियाँ, इसकी लकड़ी, इसकी जड़ें, इसके फूल, सब कुछ दवाइयाँ काम में आता है। ये 300 से भी ज़्यादा बीमारी में काम आता है। इसकी पत्ती 2000 रुपये क्विंटल। इनकी पत्तियों को आप ऑफ सीज़न में निकाल के ऐसे इस प्रकार से इनको साफ़ करके छील के और सुखा लीजिए। ये 2000 रुपये प्रति 100 किलो। इसकी लकड़ी 1500 से 1700 रुपये प्रति 100 किलो और इसकी जड़ें 2000 रुपये प्रति 100 किलो के हिसाब से बिकती है। काफ़ी सारी आयुर्वेदिक कंपनी की दवाइयों की कंपनी है जो आपको टाइम टाइम पे अप्रोच करती है कि आप सूरजने का देना दें। उसी प्रकार से ये जिस प्रकार से हमने इस बगीचे के साथ साथ ये बीच के अंदर जो आप देख रहे हैं ये अंतर्वर्गीय गेहूं की फसल लगाई है, तो ये हमारे को डबल प्रॉफिट देगी। एक तरीके से इससे इनकम होगी और सेकंड इससे होगा। और इसकी छाया के अंदर हर प्रकार की फसल होती है और खेत को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन और कार्बनिक खाद भी मिलती है जब इसके पत्ते वत्ते झड़ते हैं। ये हिस्सा हमने क्यों खाली छोड़ रखा है, किसान आप जो बता रहे थे कि हर बार किसान ये बोलता है कि साहब हमें प्याज का भाव नहीं मिल रहा है, इसका भाव नहीं मिल रहा है, उसका भाव नहीं मिल रहा है। इसीलिए किसान को भी थोड़ा सा मार्केट के प्रति, बाज़ार के प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि बाज़ार क्या बोल रहा है। अब ये हमने ये खेत क्यों खाली छोड़ रखा है पिछले 4 महीनों से, 5 महीनों से, क्योंकि हम इसमें आने वाले समय में तरबूज की अंतर्वर्गीय फसल सहजन के बगीचे में करने वाले हैं। और वो भी इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इस वर्ष बरसात बहुत अच्छी हुई है और लगभग सभी किसानों ने अपने खेतों में गेहूं बो लिया है। क्योंकि गत वर्ष पपीते की हालत बहुत ख़राब थी और किसानों ने पपाया नहीं लगाया और इस वर्ष पानी ज़्यादा होने के कारण किसानों ने खेत खाली न छोड़ के गेहूं लगा दिए। तो हम लोगों ने ये पूरा प्लानिंग किया है मार्केट एनालिसिस करके कि भैया इस साल तरबूज का बीज कितना बिका, कम बिका। अब हम जो तरबूज को लेंगे तो निश्चित ही हम बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे। तो जो खेत हमने छोड़ा है और जिसमें हमारे को अभी ये लग रहा है कि गेहूँ बोले थे तो हमें फ़ायदा होता, लेकिन नहीं, हम उसके बजाय प्रति एकड़ 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मल्चिंग पे हम तरबूज लगाने जा रहे हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मेरा क्षेत्र उज्जैन मुख्यालय से काफ़ी इंटीरियर में है और मात्र अभी 2-4 वर्ष पहले ही यहाँ पे सड़क आई है। हमारे यहाँ पे बच्चे काफ़ी कुपोषित रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने एक विभाग की एक स्कीम चल रही थी बैतूल ज़िले में आदिवासी बेल्ट को कुपोषण के शिकार से हटाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने, बैतूल ज़िले के प्रशासन ने एक स्कीम चलाई थी। उसमें उन्होंने सहजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। जब मैं वहाँ के लोगों से, अधिकारियों से मिला और जब इसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और इसका थोड़ा मैंने मार्केट तलाशा और मार्केट तलाशने में मेरे को पता चला कि इसके बहुत अच्छे ख़रीदार हैं। ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी मिलता है, इससे आपकी दवाइयाँ बनती है। ये आपके लगभग पहले क्या होता था कि साउथ इंडिया के अंदर ही साउथ इंडियन फूड होता था, लेकिन अब चूंकि हर शहर के अंदर हर प्रकार के खाने के रेस्टोरेंट्स हो गए हैं तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हमारे लोकल मार्केट में भी आ गए हैं।
इंदौर, उज्जैन, भोपाल सभी दूर। तो इनकी डिमांड बढ़ी आपके सांभर में डालने के लिए, ठीक है। इनकी डिमांड बढ़ी क्लोरोस्ट्रोल्स के लिए, इनकी डिमांड बढ़ी अपने सेहत से रिलेटेड लोगों के लिए, और स्पेशली मैंने मेरे गांव के बच्चों के लिए कुपोषण से निपटाने के लिए इसको लगाया। ये मैंने बहुत छोटे पैमाने पे 1000-1100 पौधों का बीज ला के लगाया है। बहुत ईजी फसल है, इसे आप लगाएं। 7 से 8 महीने में इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये बहुत अच्छी इनकम का स्रोत है। गिरी से गिरी हालत में 100 किलो सहजन अगर साल भर में एक पौधे का चला गया, और अपन मिनिमम रेट 20 किलो का भी माने, हालांकि अभी 80 से 100 रुपये किलो बिक रहा है, हम 20 रुपये लास्ट एंड किसान का भी माने तो एक पौधा हमारे को 2000 रुपये देता है। और सीधे सट अगर 1000 पौधे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2000 कर लीजिए, वो भी अंतर्वर्गीय फसल पे। मेरी मेन क्रॉप तो वहाँ की वहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे को ये बैतूल ज़िले से और वहाँ के जो कुपोषण को लेके जो आदिवासी बेल्ट के अंदर अभियान चलाया जा रहा है, मेरे को वहाँ से प्रेरणा मिली और उसी से मैंने प्रेरित होकर इसको लगाया है। मैं अश्विनी सिंह चौहान, ग्राम पिपलियाहमा, तहसील घटिया, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का एक प्रगतिशील कृषक हूँ। मैंने मेरा स्कूली जीवन काफ़ी शहरों में रह के किया है। मैं जयपुर में भी पढ़ाई करी है, उज्जैन में भी पढ़ाई करी, और मैं ग्रेजुएशन करने के लिए सन 1995 में गुजरात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा चला गया था। मैंने 5 साल में मेरा मास्टर्स करने के बाद 99 में जब मैं वापस 2000 में मेरे गांव आया, तब मेरा लगभग आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो चुका था। और जब मैं यहाँ घर आया और मेरे फादर से, मेरे पिता से जब बात करी, तो उन्होंने बोला अगर गांव से चले जाओगे तो इस गांव का क्या होगा, तुम्हारी ज़मीन का क्या होगा, तुम्हारी खेती का क्या होगा। तो नौकरी करने की बजाय बोले तुम जवान भी बनोगे तो देश के लिए करोगे, और किसान भी बनोगे तो देश के लिए करोगे। फिर उन्होंने मुझे समझाया, और आखिरी में मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं मेरे गांव में रह के, मेरे इस काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र में रह के, मैं अपने गांव वालों, अपने किसानों के साथ मिलके यहीं पे इस प्रकार की खेती करूँगा कि देश के हर बड़े वैज्ञानिक, बड़े विद्वान इस गांव को हमारी खेती किसानी के नाम से पहचाने। उस सब को अमल में लाते हुए मैंने 2000 में मेरे इन खेतों को आके सबसे पहले सुधारना चालू किया। इनके जहाँ पे जो समस्याएं आ रही थी वो सॉल्व करी, किसानों को एकजुट किया, सब भाई लोगों को समझाया, और उनको कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभागों के थ्रू मिलके सारी योजनाओं के बारे में बताया। उज्जैन मुख्यालय से 30 किलोमीटर पे गांव होने के बाद अभी महज 4-5 साल पहले इस गांव में सड़क आई है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के, जिन्होंने यहाँ पे आके और हमारे जैसे किसानों को, इंटीरियर के किसानों को अपनाया, गोद लिया और उन्हें तकनीकी ज्ञान दिया। धीरे धीरे जिस प्रकार से हमने उनका ज्ञान, उनसे जो नॉलेज, उनसे नई नई तकनीकों के बारे में पता चला, और हमने उसको सीखना चाहा, सीखने की जिज्ञासा रखते हुए हमने जब सीखा, तो आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि प्रदेश, जिला, इवन राष्ट्रीय स्तर पर इस गांव की एक पहचान बन गई है। मेरे पास कुल 8-9 हेक्टेयर ज़मीन है, और 8-9 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर मैंने अलग अलग फसल विविधीकरण अपना रखा है। किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सिंगल पैटर्न क्रॉप सिस्टम पे ना जाएं, एकल पद्धति पे ना जाएं, फसल विविधीकरण पे जाएं। जिस प्रकार से हमने 2 हेक्टेयर का गेहूँ भी लगाया है, 1 एकड़ की लहसुन भी लगाई है, 1 हेक्टेयर का बारले जौ भी लगाया है, 2-3 एकड़ का तरबूज भी लगाएंगे, 2-3 एकड़ का प्याज भी लगाएंगे, 2-3 एकड़ के काबुली चने भी लगाए हैं, 2-3 एकड़ की अलसी भी लगाई है। तो इसके पीछे एक कारण है। इसी कारण के लिए नहीं कि मैं बीज नहीं खरीद सकता था या मैं नहीं ला सकता। फसल विविधीकरण के अंदर यदि आपको किसी एक फसल का भाव नहीं मिला, या किसी एक पर्टिकुलर फसल के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई रोग आ गया, बीमारी आ गई, तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा
जितना आप सिंगल पैटर्न पे करते, मान लीजिए कि आपने काबुली चना लगाया और उकटा रोग आ गया और आपका 7 हेक्टेयर का चना ही पूरा ख़त्म हो गया, तो आप आपका परिवार चलाएंगे, घर चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या कर्जा उतारेंगे। तो मोनो पैटर्न सिस्टम, ये मल्टी पैटर्न क्रॉप पैटर्न सिस्टम के अंदर अलग अलग फसल का अलग अलग भाव आपको मिलने से आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो पूरी सेट हो जाती है कि एक फसल सस्ती बिकी तो अलसी आपकी अच्छी बिक गई, गेहूं आपके अंदर कमज़ोर बिके तो आपको काबुली चने का भाव मिल गया। जिस प्रकार से प्याज अगर आपका महंगा बिका तो लहसुन सस्ता बिक गया, मान लीजिए इस बार प्याज सस्ता हो गया तो लहसुन का रेट अच्छा मिल गया। तो उससे आपको कभी भी एक तरीके से एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा, आप पे एकदम से प्रेशर नहीं आएगा कि अब इस साल हम क्या करेंगे। तो हमने मल्टी क्रॉप पैटर्न सिस्टम अपना रखा है। दर्शकों, ये है मेरा इंडिया कार्यक्रम में हमने आपको उज्जैन शहर की यात्रा करवाई और पिपलीहामा गांव के किसान से मुलाकात भी करवाई। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।